हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी SSC एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो बालक स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर आज हमारा 31 होने वाला है। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इन 300 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन एकदम ज़बरदस्त शानदार होने वाला है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह रहा है नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद कौन सा रिफ्लेक्स मौजूद होता है? पाल्मर ग्रास्प, मोरो रिफ्लेक्स, बम्बिन्स्की या रूटिंग। तो कह रहा है नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद कौन सा रिफ्लेक्स मौजूद होता है? तो नवजात शिशु में मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है? शिशु का हाथ पैर क्या कहता है? शिशु का हाथ पैर क्या कहता है? फैला देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 माह के शिशु को सामान्य वजन लगभग कितना होता है? 4 से 5, 3 से 4, 7 से 8 या 6 से 7। तो कह रहा है 6 माह के में क्या होता है? वजन लगभग 6 से 7 किग्रा हो जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 माह के शिशु का वजन लगभग कितना होता है? 6 से 7 kg हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा परिणाम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का संकेत है? BMI क्या होना चाहिए? 18 से अधिक, या म्यूक 11.5 सेंटीमीटर से कम हो, या हीमोग्लोबिन क्या हो 12 ग्राम पर DL से अधिक हो, या वजन या लंबाई जेड क्या होना चाहिए? -1 के बराबर या -1 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा परिणाम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो है ना म्यूक होना चाहिए कितना? 11.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। और यह क्या है? यदि क्या है? कम है तो क्या होगा? यह गंभीर कुपोषण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट कह रहा है IMNCI के अंतर्गत पीला वर्ग का अर्थ क्या है? सामान्य, तत्काल रेफरल या घर पर उपचार या ICU भर्ती। तो कह रहा है IMNCI के अंतर्गत पीला वर्ग का अर्थ क्या है? IMNCI के अंतर्गत पीला वर्ग का अर्थ क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घर पर उपचार, यानी घरेलू देखभाल क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का शीघ्र पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग परीक्षण किया जाता है? शिशु बायोप्सी या T3 T4 स्तर मापन या ग्रुप 3 टेस्ट या हार्ट स्कैन। तो कह रहा जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का शीघ्र पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग परीक्षण किया जाता है? तो जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का पता लगाने के लिए ग्रुप 3 टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है? ग्रुप 3 टेस्ट जन्म के तुरंत बाद थायराइडिज्म स्क्रीनिंग क्या करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अनुशंसित समय कितने समय है? अनुशंसा कितने समय तक होती है? मतलब एक्सक्लूसिव माँ का क्या होना चाहिए? माँ का दूध कब तक पिलाना बहुत ही जरूरी होता है। तो WHO के अनुसार माँ का जो पहला माँ का दूध क्या होना चाहिए? स्तनपान कब तक कराना चाहिए? WHO के अनुसार 6 माह तक क्या करना चाहिए? बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा न्यूनतम आयु जहां DPT-3 टीका दिया जाता है 6 माह, 10 सप्ताह, 14, 9 माह। तो कह रहा न्यूनतम आयु जहां DPT-3 टीका दिया जाता है। तो DPT-3 टीका का तीसरी खुराक क्या होती है? 14 सप्ताह में दी जाती है। जो DPT-3 का टीका होता है कब दी जाती है? 14 सप्ताह में दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा बच्चे के में स्तरों को स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता सामान्यतः कब आती है? बच्चे में स्वरों को स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता सामान्यतः कब आती है? 18 से 24 माह, 9 से 12 माह, 6 माह, 3 वर्ष। तो कह रहा बच्चे में स्वरों को स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता सामान्यतः कब आती है?
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 से 24 माह के बाद। 18 से 24 माह के बीच में क्या आती है? स्वरों को क्या आता है? स्पष्ट रूप से क्या हो सकता है? बच्चा बोल सकता है। नेक्स्ट, कह रहा पोलियो वायरस किस तरह से फैलता है? खून से, वायु से, मल ओरल मार्ग से या त्वचा संपर्क से? तो कह रहा पोलियो वायरस किस तरह से फैलता है? तो पोलियो वायरस मल ओरल मार्ग से क्या होता है? फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा नवजात शिशु में नाल गिरने की सामान्य समय सीमा क्या है? 24 घंटे, 3 से 4 दिन, 7 से 10 दिन या 14 से 15 दिन? तो नवजात शिशु में नाल गिरने की क्या आती है? न्यूनतम समय सीमा कम से कम कितने होती है? 7 से 10 दिन में क्या हो सकती है? सूख कर गिर जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाशियोर रोग किससे उत्पन्न होता है? आयरन की कमी, प्रोटीन ऊर्जा की कमी, विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी? तो क्वाशियोर किसके कारण? हमारा प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण। यदि अधिक प्रोटीन ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? क्वाशियोर रोग हो सकता है। जैसे क्या चाहिए? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कर बालकों में क्यूथेलिज्म किसकी कमी से संबंधित है? जिंक, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन? तो कह रहा बालकों में क्यूथेलिज्म किसकी कमी से संबंधित है? तो क्वाशियोर रोग कह रहा क्या बालकों में क्यूथेलिज्म किसकी कमी से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से क्या संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्रीवा बढ़ता है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में सिर का घेरा सामान्यतः कितना होता है? 28 से 30, 31 से 35, 36 से 40 या 41 से 45 सेंटीमीटर? तो कह रहा नवजात शिशु में सिर का घेरा होता है 31 से 35 सेंटीमीटर के बीच। नेक्स्ट, कह रहा पहली वर्षगांठ तक बच्चा अधिकतम कितने शब्द बोलता है? 10 से 20, 30 से 50, 3 से 5 या संगठित वाक्य? तो कह रहा क्या? कह रहा पहली वर्षगांठ तक बच्चा अधिकतर कितने शब्द बोलता है? तो पहली वर्षगांठ तक बच्चा कितने शब्द? 3 से 5 शब्द बोलने लगते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा कैलोरिक रिकॉर्डिंग क्या दर्शाता है? कैलोरिक रिकॉर्डिंग क्या दर्शाता है? रक्त शर्करा, पोषण की स्थिति, ऑक्सीजन सैचुरेशन, तापमान? तो कह रहा कैलोरिक रिकॉर्डिंग क्या दर्शाता है? तो हमारा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोषण की स्थिति। पोषण और ऊतक पुनर्निर्माण क्षमता को क्या करता है? यह आंकता है। नेक्स्ट, कह रहा किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में सबसे पहले कौन सा हार्मोन बदलाव आता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन? तो कह रहा किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में सबसे पहले कौन सा हार्मोन बदलाव आता है? तो किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में सबसे पहले कौन सा हार्मोन बदलाव आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्ट्रोजन। तो सबसे पहले बदलाव कौन सा आता है? एस्ट्रोजन का स्तर मासिक धर्म में क्या होता है? मासिक धर्म से पहले क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा पेरीनेटल मृत्यु दर किस अवधि तक मानी जाती है? जन्म के 7 दिन तक, जन्म से 28 दिन तक, गर्भावस्था के अंतिम 28 दिन, सप्ताह प्लस 7 दिन की मृत्यु या किसी भी मृत्यु? तो कह रहा पेरीनेटल मृत्यु दर किस अवधि तक मापी जाती है? तो पेरीनेटल मृत्यु दर किस अवधि तक मापी जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भावस्था के अंतिम 28 सप्ताह प्लस 7 की मृत्यु, प्लस 7 दिन की मृत्यु। 28 सप्ताह और प्लस 7 दिन की मृत्यु शामिल है। इसमें क्या? अंतिम 28 सप्ताह, मतलब क्या 28 सप्ताह तक क्या है? गर्भकालीन मृत्यु, और 7 दिन बाद क्या हो जाता है? नवजात की मृत्यु हो जाती है। तो इसे क्या कहेंगे हम? पेरीनेटल मृत्यु दर कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा मानसिक विकास का प्रारंभिक संकेत क्या? सिर पकड़ना, सामाजिक मुस्कान, आसपास की पहचान या बोली में सुधार? तो कह रहा मानसिक विकास का प्रारंभिक संकेत क्या है? तो मानसिक विकास का प्रारंभिक संकेत है सामाजिक मुस्कान। यह क्या होता है? 6 से 8 सप्ताह में क्या होता है? सामाजिक मुस्कुराहट दृष्टिगोचर होती है। नेक्स्ट, कर पोलियो एस सेरो वायरोलॉजी किसके लिए किया जाता है? टीकाकरण प्रभावशीलता, बीमारियां निदान हेतु, पोषण जांच या हिस्सेदारी प्रमाणन?
तो कह रहा पोलियो एस सेरो वायरोलॉजी किसके लिए किया जाता है? पोलियो एस सेरो वायरोलॉजी किसके लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण प्रभावशीलता के लिए। पोलियो टीकाकरण की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। जो हमारा पोलियो टीका होता है, पोलियो की वैक्सीन होती है, वो क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है स्कूल जाने वाले बच्चों में विटामिन डी की कमी से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है? फेफड़े, हड्डियां, मस्तिष्क, आंख। तो कह रहा स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उसमें विटामिन डी की कमी से, किसकी? विटामिन डी की कमी से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो स्कूल जाने वाले बच्चों में विटामिन डी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियां। हड्डियों का विकास क्या होता है? कमजोर हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा कि नवजात में APGAR अपगार स्कोर किसके लिए प्रयोग होता है? अपटार दे दिया, अपगार स्कोर ए जगह जी। रक्तचाप, हृदय दर, टीकाकरण हृदय निर्णय या बालक में समग्र जीवितता मूल्यांकन। तो कह रहा क्या नवजात में अपगार स्कोर किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बालक के समग्र जीवितता के मूल्यांकन के लिए। यह जन्म के क्या होता है? तुरंत बाद शारीरिक मानदंडों में 5 पदों में क्या होता है? स्कोर लागू होता है। नेक्स्ट कह रहा है किशोरावस्था में हाइट वेलोसिटी दर अधिकतम कब होती है? लड़कों में लगभग 14 से 16 वर्ष में, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में, दोनों में जन्म के बाद 6 महीने में, या कोई नहीं। तो कह रहा किशोरावस्था में हाइट वेलोसिटी दर अधिकतम कब होती है? किशोरावस्था में हाइट वेलोसिटी दर अधिकतम कब होती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में। 10 से 12 वर्ष में। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा क्या होता है 10 से 12 वर्ष में, मेनार्क में क्या होता है? पहले वृद्धि दर तेज होती है। लड़कियों में क्या होती है? मेनार्क में क्या होती है? पहले वृद्धि दर क्या होती है? 10 से 12 वर्ष में क्या होती है? तेज होती है। नेक्स्ट कह रहा इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डिसीज मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? पोषण का आकलन, टीकाकरण, शिशु और बालक की बीमारियों का नियंत्रण या स्वास्थ्य शिक्षा। तो कह रहा इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डिसीज मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा शिशु और बालक की बीमारियों का नियंत्रण। इसमें क्या होता है? IMNCI का लक्ष्य संक्रमण एवं कुपोषण सहित बीमारियों को क्या करना? प्रबंधन करना होता है। नेक्स्ट कह रहा बालकों में रोटा न्यूमोनी संक्रमण में कौन सा टीका सुरक्षा देता है? रोटा वायरस ओनली या न्यूमोकोकल ओनली या दोनों या कोई नहीं। तो हमारा कह रहा क्या? कह रहा बालक में रोटा न्यूमोनी संक्रमण में कौन सा टीका सुरक्षा देता है? रोटा वायरस और हमारा न्यूमोकोकल ओनली, मतलब ये दोनों क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कंगारू मदर केयर में किस स्थिति में प्रभावी लाभ मिलता है? हाइपरटेंशन, नवजात शिशु को हाइपोथर्मिया, मधुमेह या एनीमिया। तो हमारा कह रहा है क्या कंगारू मदर केयर किस स्थिति में सबसे ज़्यादा लाभ देता है? तो क्या नवजात शिशु को क्या हाइपोथर्मिया में त्वचा से त्वचा संपर्क क्या करता है? तापमान को बनाए रखता है। तो कंगारू मदर में क्या त्वचा से त्वचा संपर्क दिया जाता है। नेक्स्ट कर बालिका की मानसिक विकास दर धीमी देखने पर सबसे पहली जांच क्या करनी चाहिए? अंडा जांच, हार्मोन स्तर, पोषण स्थिति, मानसिक अवलोकन। तो कर बालिका की मासिक विकास दर, जो हमारा बालिका की मासिक विकास दर धीमी देखने पर सबसे पहले जांच क्या करानी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोषण स्थिति। हार्मोन पहले, सबसे पहले हार्मोन पर पोषण कारणों की जांच क्या आती है? प्राथमिक होती है। मतलब हार्मोन में चेंज किस प्रकार से हो रहा है, किस हार्मोन क्या कमी है, या क्या पोषण स्थिति सबसे पहले क्या है? जरूरी होती है। नेक्स्ट हार्मोन स्तर तो बाद में, लेकिन क्या सबसे पहले पोषण स्थिति क्या कहते हैं? पोषण जांच किया जाता है। नेक्स्ट कह मेनार्क औसतन कितनी उम्र में होनी चाहिए? 8 से 10, 11 से 13, 14 से 16 या 17 से 18। तो मेनार्क कम से कम कितना? 11 से 13 वर्ष के बीच हो जाना चाहिए। तो मेनार्क कहते किसे हैं? 11 से 13 वर्ष में। तो मेनार्क कहते किसे हैं? इसको आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है।
हमने पिछले वीडियो में मेनार्क के बारे में डिटेल के साथ चर्चा किया था। तो मेनार्क औसतन कितनी उम्र में होती है और मेनार्क कहते किसे हैं, तो इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। 11 से 13 वर्ष के बीच में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा नवजात की फॉन्टेनेल्स गुड़गुड़ी यानी ब्लूज कब तक सामान्य होता है? हमेशा, फीडिंग के समय, रोते समय, बुखार के समय। तो कह रहा नवजात की फॉन्टेनेल्स गुड़गुड़ी, फॉन्टेनेल्स गुड़गुड़ी यानी बल्ग कब तक सामान्य होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोते समय। रोने से हल्की हल्की गुड़गुड़ी होना क्या होता है? सामान्य है। तो बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कह 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में निम्न में से कौन नहीं है? निमोनिया, डायरिया, पोलियो, मलेरिया। तो 5 वर्ष के छोटे बच्चों में मृत्यु के कारणों में निम्न में से कौन नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। पोलियो मृत्यु के कारणों में क्या होता है? उच्च नहीं रखता है, जगह ज़्यादा नहीं रखता है। पोलियो से क्या होते हैं? ज़्यादा बच्चों की मौत नहीं होती है। नेक्स्ट, कर बच्चों के अधिकार में पुनर्वास का अधिकार किस कानून में दिया गया है? पॉक्सो एक्ट, जेवेनिल जस्टिस एक्ट या आरटीई एक्ट या चाइल्ड लेबर एक्ट। तो कह रहा है बच्चों के अधिकार पुनर्वास में, किसके? बच्चों के अधिकार पुनर्वास में। अधिकार पुनर्वास का अधिकार किस कानून में दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा जेवेनाइल जस्टिस एक्ट में। इस अधिनियम में बालकों के पुनर्वास का कानूनी आधार है। तो हमें उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके क्या कर लेना है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।